अंतिम क्षणों में भी प्रीति की आंखें अपने बच्चों को ही देख रही थीं। एक बार उसने दुख से टूट चुके अपने पति को सजल नेत्रों से निहारा। शरद उसके करीब खिसक आया था और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए फुसफुसाया, नहीं जाना, नहीं जाना प्रीति, मुझे छोड़कर। प्रीति की आंखों की कोरें गीली हो आईं। कुछ कहने को अधर हिले और फिर अगले ही क्षण उसकी धड़कन ने साथ छोड़ दिया। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, मानो अपने परिवार को यूं असहाय छोड़कर जाने से विद्रोह कर रही हो। शरद ने उसके चेहरे पर बहुत स्नेह से हाथ फेरा और आंखों पर पलकें गिरा दी। प्रीति का निर्जीव चेहरा शरद के आंसुओं से भीगने लगा। मात्र भीन हो चुके नन्हे नन्हे बच्चे सहमे हुए अपने पिता से लिपटे थे। कुछ दिन पहले सदा चहकते रहने वाला शरद और प्रीति का ये आशियाना महज 5 दिनों में ही गम के गहरे अंधेरे में डूब चुका था। ये आज की नहीं, करीब 40 बरस पूर्व की घटना है। शरद और प्रीति बेहद खुशहाल दंपति थे। 2 बेटों और एक बेटी से घर गुलजार था। प्रीति एक बेहद सरल, सुसंस्कृत और धार्मिक स्त्री थी। अपने घर परिवार में ही उसकी दुनिया बसती थी। शरद के प्राण भी प्रीति में ही बसते थे। सबसे बड़ा बेटा 12 बरस का था, बेटी 10 बरस की और सबसे छोटा बेटा 8 बरस का। 5 लोगों के इस सुखी परिवार को न जाने किसकी नजर लगी कि प्रीति बुखार से पीड़ित होकर खाट से जा लगी। अच्छे से अच्छा इलाज और दवाओं के बावजूद उसका बुखार नहीं उतरा। शरद ने उसकी सेवा में रात दिन एक कर दिया। चौथे दिन मानो प्रीति को यह एहसास हो गया था कि अब वह चंद सांसें ही ले सकेगी, तो उसने शरद को अपने पास बुलाया और शरद के गले लगकर सिसक पड़ी, मेरे बच्चों का क्या होगा जी? आप कैसे रहोगे? तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब समझती हूँ। पर सुनिए ना, मेरी आत्मा तो आप लोगों की फिक्र में ही रहेगी, चैन नहीं मिलेगा मुझे। अरे पागल, मत कहो ऐसा, सब ठीक हो जाएगा, कहकर शरद ने उसका जलता माथा चूम लिया। उसका शरीर भयंकर ताप से ग्रस्त था। शरद ने उसे तो दिलासा दे दिया, पर वह स्वयं जानता था कि ये छलावा मात्र है। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि 24 घंटे क्रिटिकल हैं। यदि बुखार नहीं उतरा तो आप सभी रिश्तेदारों को खबर कर दीजिएगा। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गृहस्थी अभी कच्ची है। माँ, दया करो माता रानी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरी गलतियों को क्षमा करो। बिलाप कर प्रीति रोती रहती और उसका बिलखना देख शरद अपने आंसू नहीं रोक पाता। 5वें दिन प्रीति ने अन्न जल त्याग दिया। कुछ भी मुंह में ले पाने में असमर्थ थी। सिर्फ एक ही बात अस्फुट से शब्दों में बार बार वह कहती कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे घर का क्या होगा। और दिन के दूसरे पहर वो शांत हो गई। शरद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाली इतनी जल्दी हाथ छुड़ाकर विदा हो गई। जैसे तैसे कर्मकांड वह मशीन की भांति पूरे कर रहा था। सोचने समझने की शक्ति लुप्त हो चुकी थी। 13 दिन तक रिश्तेदारों की गहमा गहमी थी। 13वीं के बाद सब विदा होने लगे तो भाई एकाएक घबरा उठा। सोने से इस घर में अब्बू और बच्चे कैसे रहेंगे? सबके जाने के बाद वह रात शरद से काटे नहीं कट रही थी। बच्चे थक हार कर सो चुके थे, पर वह प्रीति को याद कर कर के पूरी रात आंसू बहाता रहा। सुबह 4 बजे के करीब उसकी आंख लगी और फिर करीब 8 बजे आंख खुली। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। अरे 8:30 बजे तो बच्चों की बस आती है, आज से तो उन्हें स्कूल जाना था। उन्हें उठाया भी नहीं। सबसे छोटे बेटे को तैयार भी करना है, बच्चों का टिफिन भी तो बनेगा। हे ईश्वर, मैं कैसे करूं? प्रीति, तुम क्यों चली गई मुझे यूं अकेला छोड़कर? वह फिर सिसक उठा। बस के हॉर्न से उसकी तंद्रा भंग हुई। वो आंसू पोंछते हुए उठा तो एकदम चौंक गया। बच्चे रोज की तरह तैयार होकर बैग पीठ पर लगाए बस में चढ़ रहे थे। वो भागकर बाहर आया। बेटा, टिफिन ले लिया पापा? बेटी ने मुस्कुराकर कहा, बाय पापा। छोटू ने हाथ हिलाया और बस चल दी। वह पसोपेश में पड़ा सोचता रह गया। अपनी माँ के बगैर एक कदम न चलने वाले बच्चे इतने ही दिनों में इतने समझदार हो गए कि खुद ही तैयार हो गए, टिफिन भी बना लिया। वो अंदर आया तो आश्चर्यचकित था। घर एकदम साफ और दमक रहा था। बच्चों का कमरा भी सुव्यवस्थित था। सब कुछ वैसा ही था जैसे रोज प्रीति करती थी। एक थर्मस में चाय रखी थी। उसने चाय कप में निकाली और दालान में बैठकर पीने लगा। रोज वो और प्रीति इसी प्रकार यहीं बैठकर चाय की चुस्कियां लेकर दीन दुनिया की बातें करते थे। वह 10 बजे करीब ऑफिस के लिए निकलता और शाम 7 बजे तक घर आ पाता। आते ही प्रीति गर्मा गर्म चाय और हल्के नाश्ते के साथ उसका इंतजार करते मिलती। दोनों साथ में चाय पीते। प्रीति उसकी दिन भर की गतिविधियों के बारे में बड़े ही ध्यान से सुनती थी।
उसकी मुस्कुराहट और बच्चों की चहल पहल देखकर वह सारी थकान भूल जाता। वो ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कमरे में गया तो एक बार फिर से चौंक गया। उसके ऑफिस पहनकर जाने वाले कपड़े प्रेस किए तैयार बिस्तर पर रखे थे। तैयार होकर आया और किचन में गया तो किचन में टिफिन लगा रखा था। उसने कांपते हाथों से टिफिन उठाया और ऑफिस को निकल गया। शाम को घर आने पर बेटी चाय लेकर आई और साथ में कुछ सूखा नाश्ता भी। तो शरद ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। मेरी गुड़िया, तू इतनी बड़ी हो गई, पापा का इतना ध्यान रख रही है। उसकी आंखें गीली हो उठीं। तीनों बच्चे अपने पापा के सीने से लगे हुए थे। नव दिन इसी प्रकार बीतने लगे। रोज शरद आधी रात तक प्रीति की याद में जागता, फिर सुबह देर से ही उठ पाता। उठने पर वह देखता कि सारे काम हो चुके हैं और बच्चे तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं। उसकी चाय थर्मस में और नाश्ता प्लेट में रखा हुआ मिलता। टिफिन भी लगा तैयार मिलता। ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस किए पहले से रखे मिलते। जब तक वह वापस आता तो बिटिया उसे चाय सूखा नाश्ता दे देती और वो देखता कि रात का खाना भी तैयार है। उसकी तो सबसे बड़ी फिक्र थी कि प्रीति के जाने के बाद घर के काम कैसे होंगे, बच्चों की देखरेख कैसे होगी। अब वह गायब हो गई थी। घर के सभी काम सुचारू रूप से चल रहे थे। धीरे धीरे बच्चों की ओर से वह थोड़ा निष्फिक्र होने लगा। आज प्रीति को गए 2 महीने हो चुके थे। वो प्रीति की याद में डूबा हुआ था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है, सोचकर वो उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ चला। घंटी की आवाज़ सुनकर शरद दरवाज़ा खोलने आया तो हैरान रह गया। सामने उसका मित्र राजेश खड़ा था। अबे राजेश, तू इतने लंबे समय बाद कहाँ था यार। राजेश शरद के गले लग गया। बहुत दिनों बाद शरद के ओंठों पर मुस्कुराहट आई थी। दोनों अंदर बैठे बातें कर रहे थे। राजेश ने बताया कि वह लंबे समय तक घर से दूर था। उसकी पोस्टिंग आसाम में है इस वक्त, तो जहाँ दूर संचार के साधन उपलब्ध नहीं। जब वह घर आया तो प्रीति के देहांत की खबर सुनकर खुद को रोक न पाया और शरद से मिलने चला आया। शरद उसे प्रीति के बारे में बताने लगा। राजेश बहुत ध्यान से सुन रहा था। मेरे बच्चे तो एकदम से बड़े हो गए यार, मुझे संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उल्टा वे मुझे संभालते हैं। शरद अपनी रौ में था। बातें करते करते रात का लगभग 2:30-3 का समय हो गया था। तू थका हुआ होगा, सो जा, अब सुबह बात करते हैं। कहते हुए शरद ने अपने साथ ही राजेश के भी सोने की व्यवस्था कर दी। सुबह राजेश जब सोकर उठा तो शरद बरामदे में बैठा सोच में डूबा हुआ था। राजेश को देखकर वह चाय ले आया। वाह, तू चाय बनाना भी सीख गया। अरे ये तो रक्षा यानी कि मेरी बेटी बना जाती है। सुबह ही थर्मस में रख देती है, मैं बाद में पी लेता हूँ। और नाश्ता, बच्चों का टिफिन, खाना वगैरह बाई लगा रखी होगी ना, राजेश ने पूछा। जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो रक्षा और दोनों बेटे मिलकर सब काम कर लेते हैं। मैं तो खुद हैरानी में हूँ कि मेरे बच्चे अचानक से इतने जहीन, इतने जिम्मेदार हो गए। और एक मैं हूँ, मेरी आंख तब खुलती है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। राजेश के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर शरद मुस्कुरा दिया। राजेश बहुत बारीकी से एक एक चीज देख रहा था। चल नाश्ता कर लेते हैं। शरद नाश्ता प्लेटों में निकालने लगा। आलू के पराठे का पहला कौर मुंह में लेते ही राजेश चौंक पड़ा। कमाल है, ये पराठे तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे प्रीति भाभी बनाती थीं। प्रीति की तो बस अब यादें ही रह गई हैं। शरद ठंडी सांस लेकर बोला। शरद जब ऑफिस के लिए निकला तो राजेश भी अपने एक परिचित के घर निकल गया। शाम के समय ऑफिस बंद होने से आधा घंटा पहले राजेश शरद के ऑफिस पहुंचा। तो यहाँ कैसे, शरद ने पूछा। जरूरी बात करनी है तुझसे। राजेश के चेहरे पर असमंजस वाले भाव थे। हाँ चल, घर ही निकलते हैं, रास्ते में बतियाते जाएंगे, शरद उठते हुए बोला। नहीं, कहीं ऐसी जगह जहाँ तू मेरी बात ध्यान से सुन सके, और ये घर पर नहीं हो सकता, राजेश बोला। ऐसा क्या है? प्रीति भाभी के बारे में बात करनी है। अब चलेगा मेरे साथ या यहीं सारी पड़ताल करेगा? प्रीति का नाम आते ही शरद चुपचाप राजेश के साथ चल दिया। दोनों एक खाली उजाड़ सी जगह पर बैठे थे। राजेश ने शरद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। गलत मत समझना दोस्त, पर तेरी गलतफहमी दूर करना मेरा फर्ज है। कैसी गलतफहमी? साफ साफ बोल। शरद कुछ समझ नहीं पा रहा था कि राजेश कहना क्या चाहता है। शरद, रक्षा की उम्र कितनी है? 10 साल। और तुझे लगता है कि एक 10 साल की लड़की अचानक से माँ के जाते ही पूरी गृहस्थी अकेले संभालने लगी, सारे काम करने लगी, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ करती थी? हाँ, कर ही रही है, मैं जानता हूँ, बच्ची है वो, पर सारे काम कर लेती है। चल ठीक है, ये बता तू सुबह उठकर काम क्यों नहीं करता?
उसकी मदद क्यों नहीं करता? राजेश ने पूछा। मैं बहुत चाहता हूँ पर मैं उठ ही नहीं पाता यार। अजीब सी बेहोशी वाली नींद होती है मेरी। 8 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती। ऐसी बेहोशी की नींद तू पहले भी कभी सोया है? नहीं, बल्कि प्रीति के जाने के बाद पूरे 13 दिन मैं सो ही नहीं पाया था। पर उसके बाद से आधी रात मेरी आँख लगती है और देर से ही खुलती है। तुझे ये सब अजीब नहीं लगता? पहले आश्चर्य हुआ था पर अब नहीं लगता। खैर तू सब छोड़, ये बता, इन सब बातों से तू साबित क्या करना चाहता है? तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, पर तुझे आज किसी भी हालत में जागना होगा। राजेश बोला। ठीक है, जागूंगा मैं आज। देखूं तू कहना क्या चाहता है। दोनों बिस्तर पर चुपचाप पड़े थे पर सोए नहीं थे। घड़ी ने 3 बजाए तो शरद को जम्हाइयाँ आने लगीं। राजेश चौकन्ना था। वो धीरे से फुसफुसाया। शरद उठ, सोना नहीं। हाँ हाँ, जाग रहा हूँ। आवाज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ना तू सोएगा, ना हिलेगा, ना कोई आवाज करेगा। राजेश ने बेहद धीमी फुसफुसाहट में कहा। शरद ने हामी भर दी। 3:30 बजते बजते गुलाब की हल्की भीनी महक ने शरद के मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया और वह नींद में गाफिल हो गया। शरद, शरद। हाँ, सोने दो यार। शरद ने करवट बदली। शरद उठ, देख मैं क्या कहना चाहता था। उठ वरना आज तू बड़ी सच्चाई जानने से महरूम रह जाएगा। राजेश अब भी फुसफुसा रहा था। शरद सुनते ही झटके से उठ बैठा और आंखें मलते हुए वहां देखने लगा जहां राजेश इशारा कर रहा था। वहां देखते ही शरद की आंखें फटी की फटी रह गईं। शरद ने आंखें मल मल कर देखा। किचन में प्रीति थी। आटा गूंथती हुई। चूल्हे पर सब्जी की कढ़ाई चढ़ी थी। बर्तन धो पोंछ कर सजाए जा चुके थे। प्रीति, वो बुदबुदाया। उसकी आंखें धुंधली हो आईं। आंसू आंखों से ठोड़ी तक बहे चले आए। राजेश उसे चुप रहने का इशारा कर घसीटते हुए कमरे में लाया। राजेश, मुझे प्रीति से बात करनी है। शरद बच्चों की तरह मचल उठा। रुक जा शरद, तू सब बिगाड़ देगा। उसको भनक भी लग गई। हम सब जान चुके हैं तो वो चली जाएगी हमेशा के लिए। नहीं, मुझे प्रीति चाहिए। कुछ कर राजेश, प्लीज कुछ करना। शरद अपने बस में नहीं था। वो गिड़गिड़ाने लगा। राजेश ने मुश्किल से उसे चुप कराया। राजेश आज ऑफिस न जाकर शरद को अपने साथ घर से दूर ले गया। एक मंदिर के अहाते में बैठे वे दोनों चिंतन में डूबे हुए थे। प्रीति की मुक्ति नहीं हुई शरद। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसके प्राण तुझ में और बच्चों में बसते थे, इसलिए वो लौट आई। वो जाएगी तो नहीं ना? मुझे बात करनी है उससे। मैं अब जाने नहीं दूंगा उसे। शरद बच्चों की तरह जिद पाले था। शरद, वो इस दुनिया की नहीं है। अब जाना तो उसे पड़ेगा ही। दूसरी दुनिया के अपने नियम हैं, उन्हें वो तोड़ नहीं सकती। वरना आजन्म प्रेत योनि में ही रहना पड़ेगा उसे। समझ मेरे भाई। राजेश ने फिर समझाने की कोशिश की। मुझे नहीं समझना। तू कुछ भी कर, मुझे प्रीति को जाने नहीं देना है। कुछ तो उपाय होगा ना? शरद ने हाथ जोड़ दिए। राजेश के पैरों में अपना सर रख दिया। राजेश बेबसी में उससे वादा कर बैठा। ठीक है, जैसा कहूँ वैसा ही करना। लेकिन फिर समझा रहा हूँ, प्रकृति के नियमों को बदलने की कोशिश इंसान को नहीं करनी चाहिए। मुझे और कुछ नहीं सुनना, बस तरीका बता। बाकी जो होगा फिर देखा जाएगा। शरद अब उतावला हो रहा था। उसके चेहरे पर आशा की एक किरण थी। राजेश उसे सब समझाकर उसी रात अपने शहर वापस लौट गया। वह उस माहौल में अब और रहना नहीं चाहता था। शरद के लिए वह रात जिंदगी की सबसे लंबी रात थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उसे आज स्वयं को जगाए रखना था, कैसे भी, किसी भी तरह। 3:30 से आगे जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने लगीं, हमेशा की तरह एक अनोखी गंध घर में प्रवेश करने लगी। शरद चौकन्ना था। आज उसे नींद में गाफिल नहीं होना था। मदहोश करने वाली वह गंध जैसे ही बढ़ने लगी, शरद ने लपक कर तकिए के नीचे से एक छोटी सी पोटली निकाली और उसे सूंघ ली। हींग की तीखी गंध से उसकी मदहोशी गायब हो गई। वो सोने का बहाना किए पड़ा रहा। कुछ ही देर में रसोई से हल्की आवाजें आनी शुरू हुईं। शरद ने धीरे से कोई छुपाई हुई चीज बिस्तर के नीचे से निकाली और दबे पांव रसोई की ओर बढ़ चला। रसोई में प्रीति की उपस्थिति मात्र से वह भाव बेहल हो उठा, पर आज उसे खुद की भावनाओं पर काबू पाना था। प्रीति अथक परिश्रम से मसाला पीसने में व्यस्त थी। बट्टे की खटखट की आवाज से उसे अपने पीछे होने वाली हलचल का आभास जरा देर से हुआ। पीछे पलटते ही वह चीत्कार कर उठी। उसकी साड़ी के पल्लू का कोना भिंगा हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ कहती, शरद झटके से वो कोना कैंची से काट चुका था। नहीं नहीं, ये क्या किया आपने?
क्यों किया आपने? वह सिसक उठी। प्रीति, मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। हमेशा। मैं और बच्चे नहीं रह सकते तुम्हारे बगैर। मैं थी ना यहाँ। फिर ये क्यों किया आपने? ये न करता तो तुम कुछ समय बाद ही जाने को बाध्य हो जाती। तुम सिर्फ नया जन्म पाने तक ही यहाँ थीं। फिर हमारा क्या होता? क्या आप नहीं चाहते कि मुझे मुक्ति मिले? आप इंसान हैं। इंसान की मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन हम मर चुके हुओं को नए जन्म द्वारा नए शरीर में जाना होता है। अगर शरीर न मिले तो आजन्म प्रतीक्षा में भटकना पड़ता है। प्रेत योनि भोगनी पड़ सकती है। मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि सूक्ष्म शरीर में ही सही तुम हमारे साथ रहो। जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा। शरद बच्चों की तरह जिद करते हुए दौड़ा और वह टुकड़ा एक डिबिया में बंद कर अलमारी की तिजोरी में रख दिया, जहाँ यक्षिणी यंत्र और माँ चामुंडा यंत्र के साथ साथ अन्य तांत्रिक सामग्री रखी थी, जो उसे राजेश उपलब्ध करवा गया था। प्रीति जानती थी कि वह तिजोरी तक नहीं पहुंच सकती और शरद की जो हालत थी वो समझाने पर भी नहीं समझता। लिहाजा प्रीति ने हार मान ली। वो वहां रहने लगी। वह सिर्फ शरद को दिखती, बाकी सबके लिए वह दिवंगत थी। घर के सारे काम फिर से सुचारू रूप से चलने लगे। शरद प्रीति के होने के एहसास मात्र से खुश था, बेहद खुश। उसकी खुशी देखकर प्रीति ने जाने की जिद छोड़ दी। इसी तरह 12 बरस गुजर गए। शरद और प्रीति के सबसे बड़े बेटे की आज सगाई थी। घर में खुशी का माहौल था। सारे कामकाज निपटने के बाद शरद कमरे में आया, जहां प्रीति उसका इंतजार कर रही थी। देखा प्रीति, दिन कैसे गुजर गए तुम्हारे साथ? पता ही नहीं चला। कब बच्चे इतने बड़े हो गए? तुम खुश हो ना? शरद ने उत्साहित होकर पूछा। जी, आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि नाचने को जी कर रहा है। और आज आप मुझे अपनी खुशी जाहिर करने से रोकेंगे नहीं? प्रीति इसरार करते हुए बोली। नहीं रोकूंगा, नाचो आज जी भर के। मैं भी साथ में नाचूंगा। लेकिन एक छोटी सी शर्त है। हाँ बोलो ना। कम से कम आज इस खुशी के मौके पर मेरी साड़ी का वह टुकड़ा लौटा दीजिए। मैं दिल खोलकर आंचल भरकर अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगना चाहती हूँ। आप मना नहीं करेंगे? पहली बार प्रीति इस तरह कुछ मांग रही थी। शरद मना कैसे करता? शरद ने फौरन तिजोरी खोल डिबिया से वह टुकड़ा निकालकर प्रीति के हाथ में रख दिया। प्रीति की आंखों में आज अभूतपूर्व चमक थी। उसने गांठ लगाकर वह टुकड़ा अपने पल्लू में बांधा और लहरा उठी। गोल गोल चक्कर तेज और तेज होते गए, इतने तेज कि शरद को चक्कर आ गए। वह सर पकड़कर वहीं बैठ गया। भड़ाक की आवाज के साथ खिड़की के पल्ले खुले और भौचंका सा शरद हवा में उड़कर ओझल होता वह पल्लू देखता रह गया। प्रीति, वह बुदबुदाया। खिड़की से एक झोंका अंदर दाखिल हुआ, जैसे कोई फुसफुसाया हो। मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे सारे फर्ज पूरे हुए। अब मत रोकना। अगर सच्चे दिल से प्यार किया है तो अब मत रोकना। अब मुझे जाने दो। और एक अति शीतल स्पर्श छूकर उसे विलीन हो गया। खिड़की के पल्ले अब भी खड़खड़ा रहे थे। शरद ने आंसू पोंछे और आसमान की ओर देखकर हाथ उठा दिए। तुम्हें दूसरी दुनिया से इस दुनिया में खींच लाने का अपराधी हूँ। मैं स्वार्थी बना रहा। तुम अपना फर्ज निभाती नहीं। मुझे माफ़ कर दो। ईश्वर तुम्हें मुक्ति दे प्रीति। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।